विवेक के बदन पर दूल्हे का जोड़ा था, सिर पर सेहरा बंधा था। जब वो सुहाग कक्ष में दाखिल हुआ तो फूलों से सजी सेज पर अंजला बनी सवरी दुल्हन बनी बैठी थी। विवेक की आंखों में आंसू झलक रहे थे। चेहरे से लगता था जैसे अभी रो पड़ेगा। कुछ देर तक वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। अंजलि ने घूंघट उठाया तो उसकी भी आंखें भीग रही थी। अंजू, विवेक रुआंसा होकर आगे बढ़ा। विवेक, अंजलि के हाथ फैल गए और विवेक अंजलि से लिपट कर रो पड़ा। अब क्या होगा अंजलि? वो सिसकता हुआ बोला। तुम मर जाओगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। उल्लू की पट्टी। विवेक झटके से उठ खड़ा होता हुआ बोला, इतनी बड़ी दुखदाई बात तूने इतने आराम से कह दी? जो होना ही है उससे क्या मुंह छुपाना। मैं मर जाऊंगा तो तू क्या करेगी? मेरे हाथ में दूसरी शादी की रेखा भी है। हाय, तू दूसरी शादी कर लेगी? यह तो मेरे हाथ की रेखाओं में भी लिखा है और रेखाएं भगवान बनाता है, भला उन्हें कौन मिटा सकता है? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे हाथ की जिन रेखाओं में दूसरी शादी लिखी हुई है, मैं उसे ही मिटा दूंगा। फिर उसने मेज पर फल काटने वाली छुरी उठा ली और अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अंजलि ने जल्दी से मुट्ठी भींचकर भयभीत होकर कहा, नहीं नहीं, मैं अपना हाथ नहीं कटवाऊंगी। मैं तेरा हाथ नहीं, केवल वो लकीर काट रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं काटने दूंगी। टिटनेस हो गया तो मैं मर जाऊंगी। साली, मरने से डरती है, इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, मगर हाथ नहीं कटवा सकती। हाथ कट गया तो मैं लूली अपंग कहलाऊंगी। मैं तुझे लूली और अपंग ही बनाकर रखूंगा अपने पास। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, चाहे जो भी हो। विवेक जबरदस्ती उसका हाथ खींचने लगा और अंजलि बचाने लगी। इसी छीना झपटी में दोनों सेज से नीचे गिरे और अपने ही हाथ की छुरी विवेक के सीने में घुस गई। विवेक के गले से एक जोरदार चीख निकल गई, अरे मर गया। दूसरे ही क्षण विवेक उछल पड़ा। उसे दूल्हा बनाने के लिए नहलाया जा रहा था। वो झटके से अपने आप को छुड़ाता हुआ चिल्लाया, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। रीमा देवी चीख चिल्लाहट सुनकर अंदर आ गई और झटके से बोली, क्यों चिल्ला रहा है? जा, जल्दी से तुझे दूल्हा बनना है। माँ, विवेक घुटनों के बल खड़ा होकर रीमा के पांव पकड़ता हुआ बोला, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ, मैं मरना नहीं चाहता माँ। हाय राम, कैसी अशुभ बातें कर रहा है आज के शुभ दिन। अरे मरे तेरे दुश्मन। अरे माँ, आज का दिन शुभ नहीं, बहुत अशुभ हो जाएगा अगर मेरी शादी अंजलि से हो गई तो। कैसी बातें कर रहा है? क्या तुझे अंजलि से प्यार नहीं है? है माँ, बहुत प्यार है। विवेक गर्दन झटक कर खड़ा होता हुआ रुंधे गले से बोला, मगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या कोई रुकावट है तेरी शादी में? हाँ, रुकावट है माँ। हम दोनों के हाथों की रेखाएं नहीं मिलती। इस समय शादी होने पर कोई अनजाना भारी प्रकोप हो सकता है। क्या मतलब? साफ साफ बता। माँ, हम दोनों की रेखाओं में है कि शादी के बाद मेरी पहली पत्नी मर जाएगी, अंजलि का पहला पति मर जाएगा। अगर हम दोनों पहले एक दूसरे के पति पत्नी हो गए तो हम दोनों ही मर जाएंगे। क्या बकवास है? कौन से ज्योतिषी ने बताया है तुझे? वो समुद्र के किनारे बैठकर लोगों के भाग्य की हाल बताता है। ऐसी की तैसी उस ज्योतिषी की। ले चल उसके पास मुझे, मैं उसके भाग्य का हाल उसे दिखा दूंगी झाड़ू मार मार कर। माँ, चल सीधी तरह दूल्हा बन, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। माँ, अपन मर जाएगा। यह बात तूने तब नहीं सोची थी जब उस शरीफ लड़की के कमरे में आधी रात के अंदर जा घुसा था, उसे बदनाम कर दिया था। अब तो चाहे तू मर भी जाए, लेकिन तेरी शादी होगी इसी लड़की से। रीमा देवी ने डंडा उठाकर जोर से फर्श पर पटका। विवेक उछलकर पीछे हट गया। चल बैठ, नहा। विवेक जल्दी से पटरी पर बैठकर रोता हुआ नहाने लगा और बोला, भगवान दुश्मन को भी ऐसी माँ ना दे। क्या बोला? अरे बोलने दे माँ, और चंद घंटे के बाद तो अपन सदा के लिए चुप हो जाएगा। तब तू चिल्लाया करेगी, मेरे लाल, और अपन लाल नीला पीला होकर राख बन जाएगा। फिर वो रोता हुआ नहाने लगा।
दूल्हा दुल्हन के फेरे हो गए। विवेक ने रोते रोते गुरनाम और अपनी माँ के चरण स्पर्श किए। गुरनाम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जमाई जी, दामाद बेटे के समान होता है। आज से तुम मेरी सारी धन संपत्ति के मालिक हो। ए हट! विवेक ने उसका हाथ झटक कर रुंधे गले से कहा, अपन को नहीं चाहिए ये धन दौलत। रीमा देवी जल्दी से आगे बढ़कर बोली, भाई साहब, मेरा बेटा स्वार्थी नहीं है। उसने यह शादी धन के लिए नहीं की है। वो तो आपकी बेटी से मन से प्यार करता था। महान है मेरा दामाद। मैंने इन दोनों के लिए होटल 5 स्टार में स्वीट बुक कर दिया है। अपन नहीं जाएगा साला होटल में, अपन उधर बस्ती में ही जाएगा। हाँ भाई साहब, रीमा देवी जल्दी से बोली, जिस बस्ती में मेरे बेटे ने होश संभाला है, जवान हुआ है, भला वो कैसे उस बस्ती को भूल सकता है। मेरी प्रार्थना है बहन जी, कुछ दिन बाद आप भी यहीं आ जाइएगा। इतना बड़ा बंगला है, सब मिलकर रहेंगे। नहीं आएगी मेरी माँ साले, तेरी नीयत में मुझे पहले ही खोट लगती थी। रीमा ने सोटी जमीन पर मारी तो वो विवेक के पांव में लग गई और वो चिल्लाया, अरे मर गैला मर गैला, चुप, वरना यही मरम्मत कर दूंगी। विवेक चुप हो गया और लंगड़ाता हुआ कार तक आकर कार में पहले दुल्हन बैठी और फिर विवेक ने बैठते बैठते रुआसी आवाज में कहा, साले बुढ़े, तूने अपन को फसाला है। अपन मर गैला तो भूत बनकर आएगा तेरा गला दबाने को। फिर रीमा देवी ने उसे कार में ठूंस दिया। जब कार चली गई तो मेहमानों ने आश्चर्य से गुरनाम की ओर देखा। गुरनाम दांत निकालकर बोले, बड़ा मजाकिया है अपना दामाद, उसका कोई साला नहीं है ना, इसीलिए ससुर से ही मजाक कर लेता है। फिर वो जल्दी से अंदर चला गया। विवेक के बदन पर दूल्हे के ही कपड़े थे। वो बस्ती के बाहर लकड़ी के खोखे पर चढ़ा बैठा था। अंदर बस्ती में से लड़कियों के गाने बजाने की आवाजें आ रही थी। पत्नी जीत लाया री, बन्ना जीत लाया री। विवेक ने आंसू पोंछे और बड़बड़ाया, साली ऐसे गाए जा रही हैं जैसे इनमें से किसी को मरने का ही नहीं है। अरे साले, मर जाने दो एक बार, पूरी बस्ती को भूत बनकर डरा डरा कर मार डालूंगा। इतने में सोंटी की खटखट सुनाई दी। विवेक उछल पड़ा। रीमा देवी सोंटी खटखट करती हुई इधर उधर देखती चली आ रही थी और पुकार रही थी, विवेक विवेक, अरे कहाँ चला गया इतनी रात में। आ गई डिक्टेटर। अरे तेरे को अपन की माँ बनने की बजाय प्राइम मिनिस्टर बनने का था। ये साला दंगा फसाद झगड़ा शोषण महंगाई सबका एंड हो जाता। हाय, तू यहाँ चढ़ा बैठा है। अब क्या इधर चढ़ने को भी पासपोर्ट वीजा लेने को मांगता है क्या? अरे आज तेरी सुहागरात है, शर्म कर माँ, बेटे से सुहागरात की बात करती है। तेरे को अब भी एहसास नहीं है कि तेरा इकलौता बेटा मरने वाला है। मरे तेरे दुश्मन। नहीं मरेगा साला, एक भी दुश्मन नहीं मरेगा। भगवान का दिमाग भी उलट पुलट हो गया है। इधर साला लोग उल्टा ऐश करेगा, अपन उधर परलोक में बैठा रोया करेगा। तू नीचे उतरता है या नहीं? वो तो उतरना ही पड़ेगा, विवेक ने रुंधे गले से कहा। ऊपर वाला दुश्मन को भी ऐसी कड़क मार ना दे। फिर वो कूदते कूदते एकदम संभल कर बड़बड़ाया, साला अपन जोर से नहीं कूदेगा, सिर के बल गिर गया तो इधर ही मर जाएगा। फिर वो संभल संभल कर नीचे आया और बोला, देख माँ, अब जरा देखभाल के सोंटी उठाने का है। अगर कोई वार सिर पर पड़ गया तो अपन का दिमाग बिल्कुल पलट जाएगा। रीमा देवी उसे अपने साथ साथ लाई। एक खोली के बाहर लड़कियों की भीड़ जमा थी, जो सबसे अच्छे लिबासों और गहनों से सजी धजी थी। विवेक उन्हें देखकर माँ का हाथ पकड़कर बोला, ए माँ, अपन को दुल्हन के साथ सुहागरात मनाने का है या बस्ती की लड़कियों के साथ? ये साली क्यों लाइन लगाए खड़ी है? अरे तेरी तो तुझे कैसे समझाऊं? रीमा ने उसकी पीठ पर एक सोंटी टिकाई। अरे मर गया माँ, अपन तेरे को बोला था, अब देखभाल के मारने का है। साला किधर भी लग गया तो अपन भाग निकलेगा बिना टिकट। लड़कियों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती दरवाजे में धकेल दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। कर दो बंद सालियों, अपने को मालूम है मृत्यु दंड से पहले काल कोठरी में रखा जाता है। फिर वो दुल्हन की ओर मुड़ा तो उसकी आंखें छलक पड़ी। वो बोला, ये क्या हो गया अंजलि, अब तू भी विधवा हो जाएगी और अपन भी रंडवा। तेरा पति मर जाएगा और अपन की पत्नी, हम दोनों सर जोड़कर रोया करेंगे। फिर वो सिसकियां मारता हुआ बैठ गया।
अंजलि गठरी सी बनी हिलने लगी। विवेक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर भारी आवाज में कहा, नहीं अंजलि, रोने का नहीं है, अपन लोग को मरने का है, तो काहे को रोते रोते मरे, क्यों ना हंसते हंसते ही मरे। अचानक दुल्हन घूंघट में हंसने लगी और विवेक भी रोते रोते हंसने लगा। अंजलि ने घूंघट उठा दिया और विवेक ने रोते रोते हंसकर कहा, अच्छा हुआ तूने अपन को घूंघट नहीं खोलने दिया, वरना अपन मरने के बाद यह सीन देख के रोता। अरे तुम नहीं मरोगे, दुल्हन ने उसकी बाहें झिंझोड़ कर कहा, अब खाली पीली तसल्ली देने से क्या होता है, मैं तसल्ली नहीं दे रही, सच कह रही हूँ। अरे तेरे सामने ही तो वो ज्योतिषी बोला था, मेरे सामने नहीं, अंजलि के सामने बोला था ज्योतिषी ने। अचानक ही विवेक उछल पड़ा, हाय देवयानी, ये तुम हो? हाँ, मैं तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, मुझे अंजलि ने सब कुछ बता दिया था, इसलिए अंजलि के स्थान पर मैं दुल्हन बन गई थी। अचानक ही विवेक जोर से उछलता हुआ चिल्लाया, हुर्रे! अरे अरे क्या करते हो, बाहर लोग सुन लेंगे। अरे अपन अब तो चिल्ला चिल्ला कर बताएगा कि अपन मरने से बच गया। और फिर वो उछल उछल कर गले से अजीब सी आवाजें निकालता हुआ नाचने लगा। जोर जोर से बाहर दरवाजा पीटता हुआ बोला, अरे माँ दरवाजा खोल, तेरा बेटा बच गया है। बाहर से आवाज आई, चिल्ला मत, मैं बाहर सोंटी लिए खड़ी हूँ। विवेक फिर हुर्रा हुर्रा कहता हुआ दरवाजा पीटने लगा। देवयानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये हमारी सुहाग रात है। अरे हट, विवेक ने उसे धक्का देकर कहा, तेरी जैसी आवारा छोकरी से कोई सुहाग रात मनाएगा क्या? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ विवेक, हमारे फेरे हुए हैं। साली फेरे तूने लिए हैं, मैंने नहीं। अब तो तेरे ही को मरने का है, क्योंकि अपन की भी पहली पत्नी मर जाएगी। विवेक, अबे साली तेरी को तो तुझे तो मरना ही था, तू मर जाएगी तो अपन अंजू से शादी कर लेगा, फिर अपन नहीं मरेगा। वो फिर खुशी से उछल उछल कर नाचने लगा। देवयानी ने उसे पकड़ने की काफी कोशिश की तो विवेक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। माँ जल्दी दरवाजा खोल, अपन को उधर जाने का है, अपना और अपने फ्रेंड का मामला है, तुम्हारे को बीच में नहीं बोलने का, समझे? ठीक है, देवयानी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो। अबे हट, अपन एकदम फिट हैं। फिर वो लड़खड़ाता हुआ चला। अधिक पी लेने के कारण वो गिरते गिरते बचा। उसे देवयानी और मोनिका ने संभाल लिया। जगमोहन बुरा सा मुंह बनाता रहा। जब सारे दोस्त चले गए तो महेश ऊपर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर घुसा तो अंजलि लेटी हुई थी। वो धीरे से उठकर बैठ गई। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंजलि इस समय बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल एक अप्सरा की तरह। महेश की आंखें देखकर वो कुछ डर सी गई, क्योंकि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। महेश आगे बढ़ा तो अंजलि पीछे सड़क गई। महेश उसके पास बैठ गया। अंजलि ने कहा, तुम्हें नींद आ रही होगी, मैं सोफे पर सड़क जाती हूँ। इतना कहकर वो उठने लगी तो महेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। महेश मुझे सब याद है, महेश ने कहा, तुम बैठ तो जाओ। अंजलि कुछ सहमी सहमी सी थोड़ी दूर हटकर बैठ गई। तुम विवेक से प्यार करती हो ना? महेश ने पूछा। तुम अच्छी तरह जानते तो हो, और तुमने मेरे साथ इसीलिए फेरे लिए हैं कि तुम्हारी हस्तरेखाएं बताती हैं कि तुम्हारा पहला पति मर जाएगा। महेश, तुम भी मेरे दोस्त हो, तुम्हारे मरने की मुझे कोई खुशी नहीं होगी। क्या तुम्हें इन बातों पर विश्वास है? हाथ की रेखाएं तो भगवान का लेख होती हैं। पहले मुझे इन बातों पर कोई विश्वास नहीं था, मगर उस दिन जब मैं एक बदमाश के हाथों मरते मरते बची तो मुझे विश्वास हो गया, और इसीलिए तुमने मुझसे शादी कर ली कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर मर जाऊंगा। यह तो डॉक्टरों की कल्पना है, तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम्हारी रिपोर्टों में ये नहीं लिखा? मेरी मेडिकल रिपोर्ट से तो यही लगता है कि मैं अधिक से अधिक 6 महीने और जी सकूंगा। अंजलि के मस्तिष्क में छनाका सा हुआ। महेश ने कुछ देर ठहरने के बाद भरपूर नजरों से अंजलि की ओर देखकर कहा, हो सकता है डॉक्टरों की राय गलत ना हो। डैडी ने इसीलिए ये बात मुझसे छुपाकर मेरी शादी करा दी थी। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरी कोई निशानी उनके पास जरूर रहे। महेश, अंजलि की आवाज कांप गई। मैं भी यही मानकर चल रहा हूँ कि मेरे पास 6 महीने से अधिक की जिंदगी नहीं है,
इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और लड़की इतनी कम उम्र में विधवा हो जाती तो शायद उसे प्रबल आघात लगता। मगर तुम तो लक्ष्य लेकर आई हो कि मेरे मरने के बाद तुम विवेक से शादी कर लोगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, और यह सच्चाई ये है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं, अंजलि एक झटके में खड़ी हो गई। महेश ने कहा, बैठ जाओ प्लीज। अंजलि बैठ गई तो महेश ने कहा, निस्संदेह विवेक मेरा गहरा और पुराना दोस्त है। वो तुमसे प्यार करता था, इसीलिए मैंने पहले कभी अपना प्यार तुम पर व्यक्त नहीं किया। वो बहुत सीधा है, दुनियादारी नहीं जानता। उसे फिर मालूम भी नहीं था कि प्यार कैसे व्यक्त किया जाता है, इसीलिए मैं उसका प्रेम गुरु बन गया था। मैं जो कुछ उसके द्वारा कहलवाता था, वास्तव में वो मेरे निजी भाव थे तुम्हारे प्रति। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी और तुम्हारी इस तरह नाटकीय ढंग से शादी हो जाएगी। अंजलि चुपचाप बैठी सुनती रही, मगर महेश ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा सपना साकार होने से लाभ भी क्या हुआ? मुझे मालूम है कि मैं 6 महीने बाद मर जाऊंगा, या शायद इससे पहले ही। किसी नौजवान के लिए जिंदगी की इससे बड़ी निराशा और क्या हो सकती है? मैं जीवन भर लड़कियों से दूर रहा। तुम पहली और आखिरी लड़की हो जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैं मन ही मन में तुमसे खामोश प्यार करता रहा। मेरा नसीब कि मेरी मोहब्बत, मेरी उम्र भर की संजोई अभिलाषाएं विवेक की झोली में चली गई। मेरे डैडी के पास इतनी दौलत है जिसका ठीक अनुमान ना वो लगा सकते हैं ना मैं, मगर उस दौलत का क्या फायदा जो मुझे बचा भी नहीं सकती। फिर कुछ देर ठहर कर वो फिर से बोला, मेरी दुनिया में भी कुछ नहीं मिला। माँ छोटी उम्र में ही मुझे छोड़ गई। मुझे आयाओं ने पाला। बाप को बिजनेस और पैसे कमाने से अवकाश नहीं, और मोहब्बत दोस्त ने छीन ली। अब मेरे पास ले देकर यही जीवन के 6 महीने रह गए हैं। क्या तुम मुझे बस 6 महीने के लिए झूठी मोहब्बत का सहारा भी नहीं दे सकती? महेश, मैं जानता हूँ तुम विवेक की अमानत हो। मैं उस अमानत में रुकावट नहीं बनना चाहता, मगर मेरे डैडी अब मुझे बहुत प्यार करने लगे हैं। क्या तुम मुझे उनकी एक खुशी पूरी करने का अवसर नहीं दे सकती? महेश, मैं क्या करूं? अच्छा तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम यह जानती हो कि पवित्र अग्निकुंड के इर्द गिर्द 7 फेरे लेने का मतलब जीवन भर एक दूसरे को साथ देने का वचन देना और उसे निभाना है। इसके बाद हर लड़की मन से अपने पति की हो जाती है, मगर मैं तो मन से नहीं, केवल तन से तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, वो भी केवल 6 महीने के लिए। तुम अगर मुझे इस खुशी का वरदान नहीं दोगी तो मेरी आत्मा सदा अशांत रहेगी। महेश यार, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैं खुद भी सोचता हूँ कि मैं जो कुछ करूँगा वो एक दोस्त को दिए वचन का उल्लंघन होगा, मगर मेरे एक डैडी भी हैं, उनके प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य बनता है। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम भी अपने डैडी से जरूर प्यार करती होगी, करती हो ना? दिल पर हाथ रखकर बताओ। हाँ, बस तो अपनी जगह मुझे रख लो और सोचो कि अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या उनकी इच्छा को तुम पूरी ना करती? अंजलि कुछ नहीं बोली। उसके दिल में हलचल सी मची थी। बार बार उसकी कल्पना में विवेक का चेहरा घूम जाता, लेकिन महेश की सूरत देखकर भी उसे यह सोचकर दुख होने लगता कि सचमुच महेश चंद महीनों का ही तो मेहमान है। वैसे भी धर्म और कानून अनुसार मैं उसकी ब्याहता पत्नी हूँ। अगर मैं महेश की यह इच्छा पूरी कर दूं तो इसमें हानि ही क्या है? यह ना तो अपराध है ना पाप, बल्कि ये तो पुण्य है। विवेक के प्यार पर कोई आंच नहीं आएगी। हम दोनों को तो हर हाल में एक होना ही है। क्या सोच रही हो अंजलि? तुम चाहो तो इनकार भी कर सकती हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तुम विवेक से प्यार करती हो। अंजलि कुछ नहीं बोली। वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। महेश की आंखों में एक चमक उभर आई।